बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के रीजनल डायरेक्टर अली जनाब परमप्रीत सिंह साहिब, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना मतूर रहमान साहिब और जामिया आयशा इस्लामिया के प्रिंसिपल शेख मुज़म्मिरुल हक अल मदनी साहिब, दिगर सामाईन हजरात व ख़वातीन व हजरात, जैसा कि हमें और आपको ये बात मालूम है कि आज की ये तकरीब इफ्तिताही तकरीब के नाम पर मुनक़िद हुई है, जो कि NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग महकमा तालीम हुकूमत हिंद की जानिब से तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को एक तालीमी मरकज़ की मंजूरी मिलने पर इसका इनेकाद किया गया है। सबसे पहले आज की इस महफिल का तिलावत कलाम पाक से आगाज करने के लिए मैं बिरादरम एजाज रहबर हबीबुर रहमान को दावत तिलावत पाक देता हूं कि आप तशरीफ लाए और कुरान मजीद की तिलावत से आज की इस महफिल का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सफ़ा का वो मंजर है कितना सुहाना, पैगंबर का खुलकर सभी को बताना। सफ़ा का वो मंजर है कितना सुहाना, पैगंबर का खुलकर सभी को बताना। वो ऐलान हक था नबी की ज़बानी, जिसे चाहते थे सभी को सुनाना। वो दिलकश फ़ज़ा थी, वो रोशन नज़ारा, क़यामे हकीकत था सबको बताना।
सफा का वो मंजर है कितना सुहाना, पैगंबर का खुलकर सभी को बताना। मगर अबू लहब ने कहा ए अकड़ कर, हलाकत हो तेरी हमें यूं बुलाना। मगर अबू लहब ने कहा ए अकड़ कर, हलाकत हो तेरी हमें यूं बुलाना। हुबल का गज़ब तुझ पे नाजिल जो होगा, यकीन है कि तुझ पे हंसेगा ज़माना। सफ़ा का वो मंज़र है कितना सुहाना, पैगंबर का खुलकर सभी को बताना। वो पहला ही सदमा दिया था चचा ने, नबी का था दुश्मन ये सब ने जाना। वो पहला ही सदमा दिया था चचा ने, नबी का था दुश्मन ये सब ने जाना। बिछाता था कांटा नबी की डगर में, मगर हक की फितरत है चलते ही जाना। सफा का वो मंजर है कितना सुहाना, पैगंबर का खुलकर सभी को बताना। अज़ियत की कोई कमी रह न पाए, उधर से सताना इधर से सताना। अज़ियत की कोई कमी रह न पाए, इधर से सताना उधर से सताना। सजा जो मिली भी थी इतनी घरोरी, सजा जो मिली भी थी इतनी घिनौनी। न आया उठाने न अपना बेगाना, सफा का वो मंजर है कितना सुहाना, पैगंबर का खुलकर सभी को बताना। इधर हक का परचम तो झुकने न पाया, इधर हक का परचम तो झुकने न पाया। हक भी जारी रहा ज़ख्म खाना, नवाज अपनी फितरत है सुन्नत से उल्फत, नवाज अपनी फितरत है सुन्नत से उल्फत। कहे चाहे जो भी मुझे ये ज़माना, सफा का वो मंजर है कितना सुहाना, पैगंबर का खुलकर सभी को बताना। अस्सलाम वालेकुम। सऊद की ज़बानी नात नबी का गुलदस्ता आप समाप्त फरमा रहे थे, और वजाहत ये भी है कि ये नात, इस नात का तख्लीक का नाचीज़ खुद है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम जिसकी सदारत में मुनक़िद है, वो हमारे बहुत ही मोहसिन कह लें कि जिनकी नज़र इनायत से आली जनाब मुतीउर रहमान अब्दुल मतीन साहिब की कद्दो काविश पर कि उन्होंने आज हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ज़रिए से एक तालीमी मरकज़ को मंजूर करने का फ़ैसला दिया है, और आज जिसकी तकरीब मुनक़िद हुई है वो है आली जनाब परमप्रीत सिंह साहिब, जो रीजनल डायरेक्टर NIOS पटना के हैं। उन्हीं की सदारत में आज का प्रोग्राम मुनक़िद है। उनके बाद यह भी आपको बताता चलूँ कि आज के हमारे
मेहमान खुसूसी आली जनाब डॉक्टर आदित्य प्रकाश जो डीएम किशनगंज हैं, वो अभी कुछ ही देर में तशरीफ ला रहे हैं। वो आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं। इनके अलावा आप देख रहे हैं कि स्टेज पर दूर दराज से हमारे काफ़ी मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान गिरामी भी तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह से दिगर मदारिस और स्कूल के भी असातिज़ा हमारे यहाँ मौजूद हैं। और इसी तरह से हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे दरमियान AMU सेंटर किशनगंज के डायरेक्टर आली जनाब डॉक्टर हसन इमाम साहब भी मौजूद हैं। जब कहीं इल्म का दीप रोशन होता है तो जहालत का अंधेरा खत्म हो जाता है, अदल व इंसाफ का पलड़ा भारी होता है और जुल्म व बर्बरियत का खात्मा होता है। तहजीब और सकाफतों की पजीराई होती है। इल्मी, सियासी, अखलाकी, समाजी व मुआशरती तरक्की व तामीर और कामयाबी का दरवाज़ा खुलता है। अगर तालीम न होती तो दुनिया में तरक्की का जाल न बिछता। अगर तालीम न होती तो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर तालीम न होती तो समुंदर की गहराइयों को नापा नहीं जाता। अगर तालीम न होती तो फिजा को खला को मुसख्खर करके फिजाई परवाज का आगाज नहीं होता। अलगर्ज तालीम अगर न होती तो पूरी दुनिया के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद नहीं पड़ती। इसी तालीम और इसी इल्म की अहमियत पर कुरान करीम इस तरह से गोया है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। क्या आप कह दीजिए, ऐ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि क्या पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग बराबर हो सकते हैं? इसी तालीम की कड़ी से कड़ी मिलाते हुए, इसी तालीम की शमा को रोशन करते हुए आज से तकरीबन 32 साल पहले मौजूदा चेयरमैन फजीलतुल शेख मतीउर रहमान अब्दुल मतीन के वालिद मोहतरम अपने अकारिब और अहबाब के साथ मिलकर के एक गहवारी की बुनियाद डाली थी, जिसका नाम महदुल उलूम अल इस्लामिया रखा गया था, जिसके तहत तरक्की होती रही। उस इदारे के तहत नए नए इदारे खुलते गए। जामिअतुल इमाम अल बुखारी, जामिया आयशा अल इस्लामिया, मदरसा उस्मान लितहफ़्फ़ुज़िल कुरान, तौहीद ITI, इसी तरह से कई इदारे खुलते चले गए। लेकिन जब सन 2010 में आप इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं, अल्लाह तबारक तआला आपको गरीक रहमत करे कि उन्हीं के जानशीन, उनके पैसर आली जनाब मतीउर रहमान अब्दुल मतीन साहब ने इस जिम्मेदारी को संभालते हुए जनाब अब्दुल मतीन असलफी रहमहुल्लाह के लगाए हुए बागीचे में मजीद सिंचाई और शजरकारी करते हुए उन्होंने उनके मिशन को आगे बढ़ाया। और देखते ही देखते आपने AMS इंटरनेशनल स्कूल की बुनियाद रखी। इसी तरह से जामिया मिल्ला इस्लामिया से डिजिटल लर्निंग सेंटर का भी क़याम आपने कराया। और उसी कड़ी से कड़ी मिलाते हुए आज जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, आज जिसकी तकरीब मुनक़िद हुई है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का एक मरकज, एक तालीमी मरकज की जो मंजूरी दिलाई है, बिलाशुबा इसमें आपकी मेहनत है, आपकी कद्दो काविशें हैं जो आज रंग लाई है। जिसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ के तलबा और अतराफ जवानिब के बेशुमार तलबा जो तालीम से कटे हुए हैं, तो जो किसी वजह से अपने घरेलू परेशानी की वजह से या किसी भी आर्जा की वजह से तालीम का सफर उनका मुनक़ता हो चुका, उनको दोबारा आगे बढ़ने का एक मौका आज यहाँ से मिलने जा रहा है। इंतहाई ये मुबारक घड़ी है और ये बहुत ही हसीन लम्हात हैं जिसमें हम और आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप जानते हैं कि NIOS क्या है? NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक इसी तरह से इदारा है, सरकारी इदारा है, जिस तरह से आपके बिहार स्कूल बोर्ड है, जिस तरह से आपका बंगाल स्कूल बोर्ड है, जिस तरह से आपका CBSE है, जिस तरह के वहाँ की सर्टिफिकेट की अहमियत हुआ करती है, उसी तरह से इस इंस्टीट्यूट के जरिए से जो तलबा मैट्रिक पास करते हैं या और भी मजीद आगे की पढ़ाई करते हैं, उनकी सनद की हैसियत, उसके सर्टिफिकेट का मकाम वही है जो आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से अहमियत मिलती है, जो आपको बंगाल स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से अहमियत मिलती है। ठीक वही अहमियत आपको इस मरकज के जरिए से यानी NIOS की जो शाख यहाँ पर खुल रही है, एक तालीमी मरकज खुल रहा है, इस मरकज के जरिए से भी आपको वही सनद की अहमियत यहाँ से मिलेगी और आप आगे मजीद
तालीम पे तालीम हासिल करते चले जाएंगे। एक मुख्तसर सा खाका है जो मैंने आपके सामने पेश किया। जैसे ही यहाँ पर तालीमी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, आपको मजीद तफसीलात से हम मुत्तला करते रहेंगे। अब मैं आली जनाब इज़हार हस्फी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी बातों से हमें महसूस करें। आज के इस उद्घाटन समारोह में आए हुए तमाम मेहमान खुसूसी, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके बीच किशनगंज जैसा शहर में हमारे मौलाना मतीउर रहमान साहब ने जो इस ट्रस्ट में नए नए चीज का आगाज करते हैं, उसमें हमारे सीमांचल के खास तौर पर किशनगंज में हमारे सुदूर देहात से आए हुए तमाम बच्चे और बच्चियां यहाँ पर तालीम पा रही है। उसके लिए हमारे तमाम गार्जियनों को दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और खास तौर पर यहाँ इस ट्रस्ट के जितने सारे जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने अपने ईमानदारी के साथ इस ट्रस्ट का काम को आगे बढ़ाते हैं। और खास तौर पर आज की इस उद्घाटन समारोह में जितने सारे लोग आए हैं, उसको भी मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और साथ साथ जो बातें रखी हैं हमारे वक्ताओं ने, और फिर डीएम साहब भी रखेंगे, उसकी बातों को हम लोग सुनकर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथ दावत देते हैं जनाब परमप्रीत सिंह साहब को, जो रीजनल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पटना के हैं। आप तशरीफ लाएं और जिस मकसद के तहत आपने इस तालीमी मरकज को हमें दिया है, इस पर हमें वाकईतन आपकी बातों को सुनने की जरूरत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आपके जिले के माननीय डीएम साहब डॉक्टर श्री आदित्य प्रकाश जी आईएएस का, डॉक्टर श्री हसन इमाम जो कि डायरेक्टर एएमयू सेंटर किशनगंज हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री राजेश्वर बहल जी का जो कि नेशनल काउंसिल बीजेपी के मेंबर किशनगंज हैं, सरदार अजीत सिंह जी और सिख बिरादरी के मेहमानों का, प्रेस के हमारे बंधुओं का, फ्रेंड्स का, लेडीज, जेंटलमैन, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ अपने बीच बुलाकर और कुछ हमें समय देकर एनआईएस के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। सबसे पहले तो मैं एनआईएस के बारे में ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हमारे से पहले बहुत स्पीकर्स और बहुत मेंबर्स ने यहाँ पे बात किया, मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट जो कि चेयरमैन साहब शेख मतीउर रहमान जी का एक बहुत ही अजीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ट्रस्ट है, और इस इलाके के किशनगंज के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रोजगार का, पढ़ाई का और अपनी एजुकेशन बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया जरिया साबित हो रहा है। उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एनआईएस का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। 1979 में इसे नेशनल ओपन स्कूल के तौर पे स्टार्ट किया गया, और गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था कि समाज के हर वर्ग के लोगों पे हम लोग जो है
ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म को प्रचलित करें। उस समय ऑनलाइन का इतना प्रचलन नहीं था। उस समय दूरस्थ शिक्षा, जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, वो ज्यादा प्रचलित होती थी। 1987-88 में इसका नामकरण चेंज हुआ और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहना स्टार्ट किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि एक डिग्री लेवल इंस्टीट्यूट है। इससे आप 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं तक का प्री डिग्री लेवल कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं। और आगे हमारा जो कि अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के साथ हुआ है, जिसके होने से हमें यह फायदा हुआ कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के 10वीं 12वीं के बच्चे जो हैं आगे डिग्री लेवल कोर्सेज के लिए इग्नू से जुड़ सकते हैं, जो कि एक मील का पत्थर साबित होगा। वो इसलिए कि जिन लोगों को ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन या कंटेम्परेरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं हो पाया, या किसी कारणवश फाइनेंशियली, सोशली या किसी और रीजन से वो लोग 10वीं, 12वीं, 5वीं, 8वीं नहीं कर पाए या छूट गए, वे सब राइट टू एजुकेशन RTE के अंतर्गत अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता मीडियम है। ट्रेडिशनल स्कूल्स और कॉलेजेस से पढ़ने की बजाय आप घर पे बैठ के अपना सदुपयोग करके समय का इससे पढ़ के साल में 2 बारी 6 महीने में इसकी, हर 6 महीने में इसकी एग्जामिनेशन होती है, परीक्षा होती है, आप उसके कंप्लीट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो कि 10वीं 12वीं कर रहे हैं और आगे फ्यूचर एजुकेशन के बारे में सीरियस हैं, जैसे कि वो अपने IIM का, IAS का, नीट का और बाकी जितने भी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं वहां की तैयारी करते रहें और साथ में अपनी 10वीं 12वीं की परीक्षा भी देते रहें। हमारे जो एल्यूमिनाई हैं, जो हमारे जो हमसे जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो हर क्षेत्र से आते हैं। वो स्पोर्ट्स जगत से भी आते हैं, वो फिल्म जगत से भी आते हैं, वो व्यापारी भी हैं, वह मजदूर भी हैं, वह किसी कारणवश शिक्षा से छूट गए वंचित बच्चे भी हैं। इसमें एज लिमिट कुछ नहीं है। मिनिमम 14 साल की उम्र होनी चाहिए, आप में पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। आप एनरोल कीजिए, किताबें, सहूलतें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप उसे पढ़कर टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं, हमारे सैटेलाइट हैं खुद के, दूरदर्शन के साथ हमारा टाई अप है, मास मीडिया के साथ हमारा टाई अप है, हमारा रेडियो प्रोग्राम्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स के माध्यम से, और आपको जो किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं उस माध्यम से आप पढ़ के हर 6 महीने में आप परीक्षा दे सकते हैं अपने चॉइस से। ये जरूरी नहीं कि आप इस सेशन में पढ़ें और इसी सेशन में परीक्षा दें। अगर किसी कारणवश आप परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो अगले सेशन या उससे अगले सेशन में भी आप परीक्षा देके उत्तीर्ण हो सकते हैं, जो कि स्कूल एजुकेशन फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं है। युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए, इस देश के भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि NIS से 10वीं 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी लेवल और बाकी हर इंटरनेशनल डिग्रीज लेवल के लिए एप्लीकेबल है, मान्य है, और आप आगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी जगह से करने के लिए इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, महिलाओं की एजुकेशन के लिए, और जो बंधी हैं जो कि कारा में किसी कारणवश अपनी एजुकेशन नहीं कर पाए, उनके साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है सब, और IG प्रिजन बिहार के साथ हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें 1600 एडमिशन हमने बंदी
कारास में जितने भी 56 आपके प्रिजन्स हैं वहाँ के इनमेट्स तकरीबन 1600 से लेके 1200 तक का हमारा टारगेट है फर्स्ट ईयर में। स्पेशली जो कि लेडी प्रिजनर्स हैं उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट प्रोग्राम है, जिसमें हर साल तकरीबन 4.5 मिलियन 45 लाख स्टूडेंट्स हर उम्र के जुड़ पा रहे हैं। 14 साल से लेके उम्र का कोई वो नहीं है, आप कितने भी उम्र के हो सकते हैं, 10वीं 12वीं कंप्लीट करके आगे ग्रेजुएशन के लिए एप्लीकेबल हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे माननीय डीएम किशनगंज साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आपके बीच आए और आप लोगों से रूबरू होकर आपका हौसला अफजाई करें। आज के इस समारोह में उपस्थित मंचासीन माननीय विधायक कोचाधामन श्री इज़हार रज़वी साहब, डॉक्टर हसन इमाम डायरेक्टर एएमयू सेंटर किशनगंज, श्री परमप्रीत सिंह जी रीजनल डायरेक्टर NIOS, श्री राजेश्वर वैद्य जी मेंबर बीजेपी नेशनल काउंसिल, सरदार अजीत सिंह जी किशनगंज गुरुद्वारा, मंचासीन श्री मौलाना मोतियुर रहमान साहब चेयरमैन तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट, उपस्थित सभी श्रोतागण एवं प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे भाई बंधु, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं और यहां आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। 3-4 चीजें मैं बोलना चाहूंगा जो सर्वप्रथम तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में है और NIOS के बारे में है। जैसा कि अभी मोतियुर रहमान साहब ने बताया कि जैसे मैंने जिले का चार्ज लिया, थोड़ी ही दिनों में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद कई लोग आए, समाज के प्रतिष्ठित लोग आए जो कि जिन्होंने अपना योगदान देना चाहा। लॉकडाउन के कारण जो परेशानियां उत्पन्न हुई और जो हमारे कोरोना पॉजिटिव या कोरोना अफेक्टेड या कोरोना सस्पेक्ट्स ऐसे इंडिविजुअल्स थे, इनके इलाज के लिए, तो उनमें से सबसे पहले हमारे पास मोतियुर रहमान साहब आए। आते के साथ ही इन्होंने बताया कि सर अभी तो ये बीमारी काफी नई है, हमें इसके बारे में ज्यादा आइडिया भी नहीं है और चूंकि आप डॉक्टर हैं आप इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाइएगा, लेकिन आपको जो भी चीज चाहिए हमारा पूरा कैंपस आपकी खिदमत के लिए है, आप जहां चाहें उनको रख सकते हैं और आपको हमारी तरफ से जो भी आइसोलेशन सेंटर बनाने की आवश्यकता होगी कृपया आप बताएं, हम लोग उसको करेंगे। तो इनकी इन बातों से मैं काफी प्रभावित हुआ और एक सबसे पहला जो आइसोलेशन सेंटर किशनगंज में इमरजेंसी के रूप में बनाया गया वो तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के कैंपस के भीतर ही बनाया गया, क्योंकि तब तक में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज थे नहीं यहाँ पे, तो किसी मरीज को रखा नहीं गया। लेकिन आपातकाल के लिए सबसे पहले हमने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को ही सेंटर चूज किया था। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के समय में भले ही वो मास्क वितरण का कार्यक्रम हो, लोगों में जागरूकता का कार्यक्रम हो, या फिर लोगों के बीच में इस चीज को एम्फसाइज करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग किस प्रकार से मेंटेन की जाए, इन सभी में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के सभी गार्जियंस का, सभी पदाधिकारियों का, चेयरमैन साहब खुद, इन सभी कार्यों के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और इनके द्वारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे कार्य को संपादित किया गया। जब कोरोना काल बीत जाएगा, हम लोग कोविड-19 की जंग को जीत लेंगे, वैक्सीनेशन आ जाएगा, तो वैसे समय में किशनगंज के प्रतिष्ठित लोगों को जिन्होंने हमें सहयोग दिया है कोरोना को हराने में, उन्हें हम सम्मानित जरूर करेंगे और सबसे पहले हम मौलाना मोतियुर रहमान साहब को ही सम्मानित करेंगे इस काम में। अभी NIOS के रीजनल डायरेक्टर साहब यहाँ पे आकर के उन्होंने बताया कि किस प्रकार से डिस्टेंस लर्निंग और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ करके
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका निर्माण किया गया है, इस संस्था का स्थापना की गई है। और हर वर्ष किस प्रकार 45 लाख बच्चे इसमें इनरोल होते हैं। NIOS का जो मटेरियल है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं, वो ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, वो बहुत ही क्लियर है, क्रिस्प है, और बहुत कम जगह आपको इतने कम स्पेस में इतना बढ़िया मटेरियल मिलता है। ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि जब IAS की मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय मैंने NIOS का मटेरियल मैंने काफी दिलचस्पी के साथ पढ़ा था और बहुत ही इम्प्रेस हुआ था इनके मटेरियल से, और जिस प्रकार से प्रोफेशनली कंडक्ट किया जाता है इनके एग्जामिनेशंस, इनके पूरे सिस्टम को जिस प्रकार से हैंडल किया जाता है, इट इज वेरी इंप्रेसिव। तो जो अभी इनके द्वारा बताया गया कि IG प्रिजन्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें जो हमारी जेल्स में जो कैदी हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, 10 जो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सजा काट रहे हैं, यदि उनको हमें रिफॉर्म करना है तो जेल के अंदर भी हम लोग क्लासेस का स्टार्ट कराएंगे। तो मुझे बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि किशनगंज जेल के अंदर भी 12 ऐसे कैदी हैं जिन्होंने NIOS का एनरोलमेंट लिया है, इसी वर्ष लिया है, और मेरे विचार में आप ही के प्रयासों के माध्यम से लिया होगा। और ये जो 12 कैदी हैं, ये काफी खुश हैं अपने इससे। सब लोग यंग लोग हैं जो कि किसी कारणवश समाज के गलत दायरे में चले गए थे, और चूंकि जेल्स का एक उपयोग ये भी होता है कि वो रिफॉर्म करे सोसाइटी को, सजा देना ही नहीं, केवल रिफॉर्म करना भी उसका एक काम होता है। तो इन लोगों के द्वारा काफी अच्छी तरीके से तालीम जो है ग्रहण किया जा रहा है जेलों के भीतर भी। और आज इस सुखद अवसर पर यहाँ पर दोनों का समन्वय, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट का और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का समन्वय और संगठन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जिसके माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की जो तालीम है, कि जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोर्सेज हैं, वो हमारे सीमांचल क्षेत्र के सभी बच्चों को उपलब्ध होंगे, सीमांचल क्षेत्र के सभी बच्चों को एक्सेस होगा। और इस चीज के बारे में मैं अनुरोध करूंगा मौलाना मोतीउर रहमान साहब से कि आप मैक्सिमम प्रचार प्रसार कराएं इस चीज का, ताकि जितने भी आपके मदरसे हैं, जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सब जगह लोग जाने, एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ इसकी पब्लिसिटी हो, लोग जाएं। क्योंकि इसमें वोकेशनल कोर्सेज भी, जैसा कि बताया जा रहा था, वोकेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पारिवारिक प्रेशर, सामाजिक प्रेशर के कारण वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ जाता है। 10th तक किए, फिर अपना कुछ काम में लग गए, फिर वैसी परिस्थिति में फिर उनको बड़ा खराब लगता है कि हम वापस 12th कैसे जाके करेंगे, वापस 11th कैसे जाके करेंगे, यदि हम कर भी लेंगे तो हम क्या, कौन सा जॉब ज्वाइन करेंगे। सबका सोल्यूशन, सबका एक चीज, एक ही आंसर है, आप NIOS की कोर्सेज ज्वाइन करें, आप अपना दिन में काम करें, संध्या को पढ़ाई करें। वीक में ये डिमांड करता है लगभग 16 से 18 घंटे, जो कि आराम से दिया जा सकता है। पढ़ाई करके लोग कई आराम से अपनी डिग्रीज ले सकते हैं, और वो डिग्री की मान्यता पूरे इंडिया भर में है। तो कहीं पे भी वो जाकर के अपने काम कर सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग्स में। जैसे कि एक हमारे ही घर के बगल में एक जनाब थे, उन्होंने मेडिकल MLT जो होते हैं, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निक्स का उन्होंने ट्रेनिंग लिया, एंड आज वो काफी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित हैं। उनकी सैलरी जो है, पहले वो 2-3 हजार कमाते थे, अब वो बड़े आराम से 36-35 हजार कमाते हैं। तो ये इंक्रीज इन स्कोप ऑफ सैलरी, इंक्रीज इन स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये तभी आ पाएगा जब हमारी शिक्षा, हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसको हम लोग पूर्ण रूप से 100% विकसित कर सकें। और इस सराहनीय कदम के लिए मैं मौलाना मोतीउर रहमान साहब, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा ये विजन सीमांचल क्षेत्र में लाया गया। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इसकी जितनी ज्यादा हो सके आप प्रचार प्रसार करें। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से वो बिना अपना वर्तमान कार्य छोड़े हुए भी डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से अनेकानेक कोर्सेज को कर सकते हैं, और साथ में उन कोर्सेज की बदौलत जो सर्टिफिकेट वो प्राप्त करते हैं, उन सर्टिफिकेट से जॉब पाने के लिए भी वो सक्षम रहते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। थैंक यू। आली जनाब डीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। और आप जो बातें रखी अपने सामने में, उनमें से एक अहम बात NOIS के जरिए जेल में एजुकेशन का प्रोग्राम चलाना। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 15 या 18 साल पहले की बात है, जब मेरे फादर यहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे। उस ज़माने में यहाँ के DM RSB सिंह साहब शायद हुआ करते थे, या उससे एक आध साल पहले की बात होगी। जेल में हम लोगों को मौका दिया गया था वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज चलाने के लिए, सिलाई का और एक दो और कोर्सेज, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कई साल तक चला। और इस तरीके से वो सिलसिला चलने के बाद फिर कैसे मौके आए मुझे नहीं मालूम। बिहार सरकार के जो पूरे जेल के जो जिम्मेदार हैं पटना में, उनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई, तो ये सब कुछ डिस्कस होने लगा और मैं उनको ऐसे जिक्र किया कि ऐसा ऐसा हम लोग इससे पहले प्रोग्राम चला चुके हैं। तो अगर DM साहब की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से अगर हमें मौका दिया जाए दोबारा, तो हम वहाँ पर कटिंग एंड ट्रेनिंग का कोर्स चला सकते हैं और एक दो कंप्यूटर लगाकर जो NOS का जो कंप्यूटर का सिस्टम है कोर्स है वो चला सकते हैं, और योगा कोर्स चला सकते हैं, जिसके लिए कैदी को बाहर आने की जरूरत नहीं होगी, अंदर में ही वो ये कोर्स माने सीख सकते हैं। तो ये अगर प्रशासन को अगर सुविधा हो और हमें मौका दिया जाए तो इसके लिए हम तैयार हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे DM साहब का। आप की तबीयत खराब होने के बाद भी आप तशरीफ लाए। खास करके हमारे जो मीडिया के बंधु हैं हम मौजूद, वो कम से कम हफ्ता महीना में एक बार एजुकेशन के ऊपर फोकस डालें। चूंकि समाज की रहनुमाई हम लोग तो साल में एक आध कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं और हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है, लेकिन हमारी बात जो है आप समाज तक पहुंचाएंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी दायित्व समाज के प्रति हमसे भी ज्यादा है। चूंकि मीडिया ही समाज के जो है सोच को बदलने में एक अहम रोल अदा करती है। तो इसलिए हम अपने मीडिया भाई से जो है दरखास्त करेंगे कि कम से कम महीना में एक आध राइटअप जो है एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो तौहीद एजुकेशन के बारे में कोई सर्वे कर लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सर्वे करके एक रिपोर्ट लिख दें, हमारा क्या प्रोग्राम चल रहा है, हम किस तरह एजुकेशन को जो है आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत से लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, जॉब्स हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए जो है इस तरह का डिस्टेंट एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें एक NIOS भी है जो आप तक, आपके घर तक एजुकेशन पहुंचा रही है। और चूंकि हमारा मकसद क्या है कि समाज हमारा तालीम याफ्ता हो, एजुकेटेड हो, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। और इस डायरेक्शन में हम सबकी कोशिश है। मतीउर रहमान साहब चूंकि इसके हेड हैं, तो लिहाजा इनकी भी कोशिश है, सुबह शाम भागते रहते हैं कि हम इस तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को आगे कैसे बढ़ाएं। और आपने जामिया से भी जो है डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम को लाए। आप पटना जा करके परमपीर साहब से मुलाकात करके आपको यहाँ मदऊ किया, आपको यहाँ बुलाया, आपको पूरा विजिट कराया कि हमारा ये फ्यूचर प्लानिंग है। और हम परमपीर साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि ऐसा किशनगंज सेंटर में आकर के, किशनगंज तौहीद एजुकेशनल सेंटर में आकर के कम से कम एक उनकी पहल है। शायद हिस्ट्री जो है आने वाले दिन में उन्हें भी याद रखेगी कि परमप्रीत साहब ने जो है यहाँ के किशनगंज के लोगों के लिए जो है
कैसी एक कोशिश की ताकि जो है हम मैक्सिमम लोगों तक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और अपने मीडिया बंधुओं से जो है एक बार गुजारिश करूंगा कि वो भी एक कोशिश करें कि आम लोगों तक जो भी एजुकेशन चल रहा है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। माशाअल्लाह, बहुत खूब कि आप तालीम की अहमियत पर मुफीद रोशनी डाल रहे थे। अब मैं इनके बाद आली जनाब राजेश्वर बैठ साहब जो मेंबर हैं बीजेपी नेशनल काउंसिल के, मैं उन्हें दावत देता हूं कि आप तशरीफ लाएं और इस तालीमी मरकज़ यानी NIOS के सेंटर के मुतालिक से आपकी मुफीद बातों से हम महसूस होंगे। आज तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के इस प्रांगण में उपस्थित हमारे बीच हमारे मेहमान श्री परमजीत सिंह जी जो पटना से चल करके यहाँ आए हैं और किशनगंज को एक अनमोल तोहफा देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं AMU के डायरेक्टर साहब डॉक्टर हसन इमाम साहब। इस संस्था को अच्छे ढंग से काफी दूर तक ले जाने के प्रयास में लगे हुए हमारे बीच श्री मोतियुर रहमान साहब, हमारे मित्र हाजी मोहम्मद रजा साहब, पत्रकार बंधु, किशनगंज के सम्मानित नागरिक, सभी महिलाएं, शिक्षार्थी, विद्यार्थी और मंच पे उपस्थित हमारे सभी किशनगंज के नगरवासी। आज बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हमें कुछ शिक्षा जगत में मिलने जा रहा है। यह अनूठा प्रयास इस संस्था को आगे दिलाने में मैं आज याद करता हूं अब्दुल मतीन साहब को। गाए बगाए कभी कभी यहाँ आना भी होता था, उनसे मिलना जुलना भी होता था, चाहे कभी पटना के प्रांगण में हो, चाहे कभी रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे इस प्रांगण में। बहुत ही अजीज थे, हरदिल अजीज थे हमारे। उनके लड़के मोतियुर रहमान को मैं शुभकामना देता हूं कि इस संस्था को इतना गौरवान्वित करे, इतना आगे ले चले कि किशनगंज देश के मैप में, मानचित्र में किशनगंज का ये संस्था जो है वो अपने आप में एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित करे। मैं खुद शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ रहा हूं। पहले मैं महिला कॉलेज में पढ़ाया करता था। जब पटना विश्वविद्यालय से हमने मास्टर डिग्री ली तो उस समय नौकरी की तलाश में था कि कहीं मुझे नौकरी मिल जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ महिला कॉलेज जो उस समय गायत्री मंदिर प्रांगण में स्कूल में चला करता था उसमें पढ़ाना मैंने शुरू किया। बाद में मैं इंसान कॉलेज में भी मैंने काफी दिनों तक कॉमर्स की पढ़ाई वहां पे की। पढ़ाई क्योंकि मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं थी, किशनगंज में केवल इंसान कॉलेज एक संस्था थी जहाँ पे की कॉमर्स की पढ़ाई हुआ करती थी। मैं वहां पे मनी एंड बैंकिंग पढ़ाया करता था। सैयद हसन साहब डायरेक्टर थे वहां, बड़ी अच्छे खुशमिजाज व्यक्ति थे। उन्होंने चाह करके मुझे बोला कि नहीं वैद जी, आप यहाँ के लोकल हो, आप यहाँ पे आके पढ़ाने का काम करो तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मैंने काफी दिनों तक वहां पढ़ाई भी की थी, पढ़ाया भी था विद्यार्थियों को। मेरे बहुत सारे पढ़ाए विद्यार्थी आज भी हिंदुस्तान के कई अच्छे अच्छे जगहों में नौकरी कर रहे हैं। तो जब भी तालीम का मामला आता है तो मैं जरूर हाजिर हो जाता हूँ, कोई बुलाए न बुलाए मैं जरूर जाता हूँ। एक बार मैं चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्था से जुड़ा हुआ जो मामला है यहाँ पे, इसलिए मैं एक चीज केवल कहता हूँ कि मैं किशनगंज में चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी यहाँ आए थे मेरे प्रचार के, और उन्होंने जब मैंने उनको थोड़ी सी जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम, उन्होंने अपने भाषण में कहा था ये बात कि
ये अल्पसंख्यक समाज जो है, मुस्लिम समाज जो है, आगे तभी जा सकता है जबकि उसके अंदर में तालीम, तंजीम और तिजारत करने की स्थिति जितना पनपेगी उतना ही हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज जो है वो बढ़ेगा। वो उसने विधानसभा मैदान की सभा में अडवाणी जी ने कहा था कि मुसलमान आगे तभी बढ़ सकता है जबकि उसके अंदर में तालीम, तंजीम और तिजारत, ये तीन चीज होगा तभी जो है मुस्लिम समाज जो है आगे बढ़ सकता है। और इस तरह की तालीम, इस तरह की शिक्षा जब बढ़ेगा तो हिंदुस्तान में जो है मदरसे में पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी जो है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ का पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी आगे जाकर के IAS, IPS और भी बहुत सारी चीज यहाँ पे बन सकता है। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अलावा हम लोग जो है कभी मतियुर रहमान जी से मैं आग्रह करूंगा कि कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए शिक्षा जगत में कुछ पढ़ाने, कुछ समझाने, कुछ बताने के लिए, तो मैं इस संस्था के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आए हुए सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं इस दरमियान फजलतुल शेख ज़ैनुल आबिदीन साहब सनाबिली को दावत देता हूं कि आप तशरीफ लाएं और इस तालीमी मरकज के मुतालिक अपनी बातों से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत खुशी है कि जो चिराग 1990 की दहाई में मरहूम अब्दुल मतीन सल्फी ने जलाया था और जो पौधा उन्होंने लगाया था तो गलचे वो फलदार हो चुका है, लेकिन उसकी तौसी की जरूरत थी और है, आगे भी रहेगी। जिस तौसी के लेकर जनाब तौहीद ट्रस्ट के चेयरमैन मुतीर रहमान साहब आगे बढ़ रहे हैं, इन IOS का सेंटर इससे पहले भी कुछ मदारिस ले चुके हैं। शायद देर आयत दुरुस्त आयत, गर्चे इसमें देर हुआ है, ताखिर हुई है, लेकिन बहुत अच्छा एक कदम है। और खास करके जो सरकार ये चाहती है कि तालीम से रिश्ता इंसान का जुड़ा रहे, रेगुलर तालीम लोग हासिल कर रहे हैं, हमारे बच्चे हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सरकार ने कुछ इंतजाम किए हैं। उनमें से एक पहल सरकार की तरफ से इन IOS का सेंटर या उसका क़याम है। तालीम, अभी किसी ने कहा था कि बच्चों के हाथ में लोहा पकड़ाने की जरूरत नहीं है, कलम पकड़ाने की जरूरत है। जिस इस्लाम ने 14.5 साल पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसाना बिल कलम, कलम की जरिए तालीम की अहमियत पर जोर दिया था। आज वो कौम या वो समाज जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, एशिया के अंदर सबसे पिछड़ा जिला है दोस्तों। और एशिया के अंदर जो बिहार एक पिछड़ा राज्य गिनाया जाता है, उसमें जो हमारा किशनगंज पूठे का जो एरिया है तालीम के मैदान में, हम सबसे पीछे हैं। आपको हमारे बैठे यहाँ मेहमान को शायद ये बखूबी मालूम होगा कि तालीम के मैदान में कोशिश इससे पहले भी होती रही है, लेकिन जो एक मुनज़्ज़म कोशिश खास करके हमारे जो MU के सेंटर के साथ ने कहा कि टेक्निकली तालीम के मैदान में हमारे बच्चे हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इस्लाम चाहे वो टेक्निकल तालीम हो, चाहे मॉडर्न तालीम हो, चाहे कोई भी तालीम हो, इस्लाम तो ये कहता है कि अगर शैतान के जरिए भी अगर इल्म हासिल करने का मौका मिलता है तो अगर अच्छी चीज है उसको ले लीजिए। अरबी में कहावत है खुद मा सफा व दआ मा कदीर, जो अच्छी चीज हो उसको ले लीजिए और जो गलत चीज हो उसको छोड़ दीजिए। इसलिए तालीम के मैदान में मैं एक तरफ और तवज्जो दिलाना चाहूंगा। जब मैं इससे पहले हमारे मरहूम मौलाना साहब कासमी साहब मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, मैं उनसे मिला था। मैंने कहा था शेख आपने मिल्ली गर्ल्स स्कूल खोल के ये अच्छा कदम किया है, लेकिन सीमांचल के बच्चे जो जामिया JNU में तालीम हासिल करते हैं, हमारे ये बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा है, अगर उनकी रहनुमाई
जैसे अब्दुल रहीम मुजद्दिदी साहब पहाड़गंज में, और इस तरह जामिया मिलिया, जामिया हमदर्द वाले यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कराते हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सिविल सर्विस में हमको आगे आने की जरूरत है। अगर किशनगंज में इस तरह की जहन तैयार की जाए और इस तरह की लोगों को जो है बताया जाए कि नहीं, लोगों को बीपीएससी की तैयारी कराया जाए तो कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो मैं एक गुजारिश हमारे चेयरमैन साहब से करूंगा कि अगर आपके अंडर में, आपकी निगरानी में, आपकी सरपरस्ती में बहुत सारे इदारे चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खुशबू हम तमाम लोग महसूस कर रहे हैं, अगर इस तरफ भी हमारा कुछ ध्यान हो जाए कि बीपीएससी की भी तैयारी हमारे बच्चों की कराई जाए, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कदम होगा। और आगे के लिए जो लोग जानते हैं बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ आज की तारीख में जिसका पैटर्न बना टफ नहीं है, सिर्फ जहन बनाने की जरूरत है। जो लोग थे या जो लोग तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में बहुत जहन है, हमारे जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा दिमाग उनके पास है, लेकिन कोई रास्ता जब नहीं मिलता है, उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होता है, तो जाके जो आगे के रास्ते को तय नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर कोई रास्ता बताने वाला हो, कोई इमाम हो, तो मुक्तदी बनने के लिए हर कोई तैयार है। मैं समझता हूँ इमाम बनने की जरूरत है। और जब इंशाल्लाह चलेंगे तो मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। और इंशाल्लाह ये कारवा की शक्ल में जो तालीमी कारवा हमारे मरहूम अब्दुल मतीन सल्फी ने शुरू किया था, आज जो है वो दरख्त जो लगाए थे वो दरख्त तनावर होकर फलदार हो चुका है। इंशाअल्लाह मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।